नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। आज सबसे पहले अल्लाह और ओम वाले धर्मयुद्ध का पार्ट 2 देखिएगा, जिसमें शंकराचार्य के एक बयान से मुस्लिम धर्मगुरु उबल पड़े हैं। शंकराचार्य के बयान के बाद ये सवाल ट्रेंड कर रहा है कि क्या अल्लाह शब्द संस्कृत से लिया गया है। आज इसका सच जानने के लिए हम आपको सत्ता की लाइब्रेरी में लेकर चलेंगे और तथ्यों की कसौटी पर हर एक बयान को परखेंगे। आप में से बहुत न्यूज मित्रों ने टीवी पर WWF वाली फाइट देखी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फाइट क्लब की एक ब्रांच कल दिल्ली के पार्षदों ने भी खोल दी और अखाड़ा बना दिया दिल्ली के सिविक सेंटर को। इसलिए आज सत्ता की वर्कशॉप में इस मारपीट क्लब ऑफ दिल्ली के स्ट्रीट फाइटर नेताओं की वैचारिक मरम्मत बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एयरपोर्ट पर रनवे के पास हम लेकर चलेंगे। फ्लाइट के सामने कांग्रेस का धरना दिखाएंगे, जिस पर बड़ा सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। एक्शन और टेंशन से भरपूर 5 घंटे की इस राजनीतिक फिल्म का एक सुपर फास्ट एपिसोड हमने न्यूज मित्रों के लिए तैयार किया है। तो सत्ता में सबसे पहले बात एक ऐसे धर्म युद्ध की जो अल्लाह शब्द को लेकर छिड़ गया है। इस धर्म युद्ध का सबसे बड़ा सवाल है, अल्लाह संस्कृत का शब्द है या अरबी का। क्या अल्लाह शब्द का इस्तेमाल मां दुर्गा की स्तुति के लिए लिखे गए श्लोकों में किया गया है? यह सवाल शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के एक बयान के बाद ट्रेंड कर रहा है और यह बयान एक बड़े राजनीतिक विमर्श का भी केंद्र बन गया है। आज हम इस ट्रेंडिंग बयान को तर्कों और तथ्यों की कसौटी पर कसने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमने बहुत सी रिसर्च की है, कई किताबों का संदर्भ लिया है और वो किताबें आज मैं आपके सामने लेकर मौजूद हूं। आज जब हम इन किताबों के पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर इस धर्मयुद्ध का आधार क्या है। लेकिन सबसे पहले वाराणसी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का अल्लाह वाला वो बयान सुनिए, जिसे सुनकर मुस्लिम धर्मगुरु गुस्से में। अल्लाह शब्द जो है संस्कृत का है। आज भले लोग भूल गए हों, मतलब कॉमेडी का भी अध्ययन जिनको होगा वो मानेंगे कि अल्लाह शब्द संस्कृत का है। शक्ति, मातृशक्ति के लिए अल्लाह शब्द का प्रयोग हुआ है और अगर वो जोड़ रहे हैं तो यूँ समझना चाहिए, मैं कहा करता हूँ कि सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू थे। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? बृहदारण्यक उपनिषद में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि मन शत्रुपा के द्वारा ही प्राणियों की सृष्टि हुई। अब आज ये समझने की जरूरत है कि शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अल्लाह शब्द को लेकर जो कुछ कहा वो कितना सही है। लेकिन शंकराचार्य के बोल पर बवाल छिड़ गया है। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने न सिर्फ शंकराचार्य के बयान को गलत बताया, बल्कि इस धर्मयुद्ध को एक नई दिशा में घुमा दिया है, जिससे एक बात तय है कि यह जंग अभी लंबी चलने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक रील दिखाते हैं, इसके बाद किताबों की जुबानी पूरे धर्मयुद्ध की कहानी समझिएगा। जितनी भी डिक्शनरियाँ हैं, जितनी भी लुगत है, सब ने इस बात को माना है और तस्लीम किया है। लफ्ज़ अल्लाह का जो इस्तेमाल किया गया है वो वहदानियत के लिए और एक खुदा के लिए इस्तेमाल किया गया है और ये अरबी का लफ्ज़ है, अरबी का शब्द है। ये संस्कृत या और हिंदी या अंग्रेज़ी का शब्द नहीं है। अल्लाह, अक्का, अब्मा इत्यादि शब्दों का प्रयोग और अर्थ व्याकरण के विभिन्न कोशों में है और यहाँ तक जो भट्टू जी दीक्षित के द्वारा रचित जो सिद्धांत कौमुदी है उसके अजंत स्त्री प्रकरण में भी अल्लाह, अक्का इत्यादि इस तरह के शब्द आए हुए हैं। तो इसमें तो कोई विवाद का विषय ही नहीं है। सबसे पहला इंसान, मैं सबसे पहले इंसान की बात कर रहा हूँ, वो उनका नाम था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और वो हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड थे। उनको श्रीलंका में उतारा गया और श्रीलंका हिंदुस्तान का हिस्सा रहा है, जिसको हम अखंड भारत कहते हैं। श्रीलंका उसी में होता है। यानी सबसे पहला इंसान जो मुसलमान था वो श्रीलंका यानी भारत में आया। तो हमारी मातृभूमि तो, इस्लाम की मातृभूमि तो भारत हुई ना।
व्याकरण से तो अल शब्द है, अल शब्द, अल्लाह नहीं है, अल शब्द है। उस अल शब्द को स्त्रीलिंग में अल्लाह हो सकता है, पर अल्लाह नहीं हो सकता है। अल्लाह जो है वो जो मुस्लिम धर्म के जो भी आचार्य लोग हों या जो भी लोग हों कहते हैं, पर अल्लाह और ओम में एकता हो नहीं सकती। जो भी लोग कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ओम, आ, उ और माँ इन शब्दों से बनता है और ओम से ये ब्रह्मांड तक जाता है, माने हमारे मस्तिष्क को ही ब्रह्मांड कहते हैं, तो ब्रह्मांड तक जाता है। तो इसलिए ओम में और अल्लाह में बहुत बड़ा फ़र्क है और एक नहीं हो सकता, चाहे वो शंकराचार्य कहें, चाहे मुस्लिम धर्म के आचार्य कहें। तो आज बहुत सारी रिसर्च की किताबें हम लेकर के आए हैं। हमारी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं और ये किताबें आपको बताएंगी कि असल में अल्लाह शब्द संस्कृत का है या फिर अरबी का। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि शंकराचार्य ने अचानक अल्लाह शब्द को लेकर जो कुछ कहा उसकी वजह क्या है। तो शंकराचार्य के इस बयान का एपिसेंटर है मौलाना अरशद मदनी, जिन्होंने ओम और अल्लाह को एक ही बताकर इस धर्मयुद्ध का पहला जुबानी तीर चलाया। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। तो ओम और अल्लाह को एक बताने वाले मदनी के जवाब में शंकराचार्य ने अल्लाह को संस्कृत से लिया गया शब्द बताया है और इसी पर हमने आपके लिए एक सत्ता की कुंजी तैयार की है। हमने जब इस विषय पर रिसर्च की तो संस्कृत डिक्शनरी शब्द कल्पद्रुम का संदर्भ मिला, जिसे आप संस्कृत के आधुनिक युग का महाशब्दकोश कह सकते हैं। और जो मेरे साइड में चल रहा है, हम उसका आपको तस्वीर के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसका प्रकाशन 1828 से 1858 के बीच किया गया था और इसे स्यार राजा राधा कांत देव बहादुर ने लिखा था। संस्कृत के इस शब्दकोश में माँ दुर्गा पर एक श्लोक का हवाला दिया गया है और उस श्लोक के जरिए ही ये बताया गया है कि अल्लाह शब्द का उसमें जिक्र है। कुछ ऐसा ही दावा शंकराचार्य ने अपने बयान में भी किया है। हालांकि इस्लाम के विद्वानों का ये दावा है कि अल्लाह एक अरबी शब्द है। आज हमने इस विषय पर एक नहीं बल्कि कई पुस्तकों का अध्ययन किया और भाषा विद्वानों से इस पर बात भी की है। तो मैं आपको एक एक करके वो अपनी रिसर्च अपनी लाइब्रेरी में लेकर चलता हूँ, जहाँ सत्ता की लाइब्रेरी हम लोगों ने बनाई है और कई बुक्स आज हम अपनी इस लाइब्रेरी में लेकर आए। लेकिन उससे पहले मैं आपको उस श्लोक के बारे में ज़रूर बता देता हूँ जिसका जिक्र उस संस्कृत के महाकोश में है। असुर संहारणी ओम अल्लो रसुर महम दरकम वरस्य अल्लो अल्लाम इलल्लेति इलल्लाह। इसी श्लोक के आधार पर ये बात शंकराचार्य के जरिए कही गई है। लेकिन अब हम एक भारतीय संस्कृति कोश है, ये लीलाधर शर्मा की पुस्तक है और इसमें अल्लाह शब्द के बारे में जो बताया गया है वो आपको दिखा देते हैं और सुना भी देते हैं। इसमें लिखा है अल्लाह के आगे, इस शब्द को अरब के लोग इस्लाम के उदय के पहले से जानते थे। मक्का की मूर्तियों में अल्लाह की भी एक मूर्ति थी, ये जो इसके अंदर लिखा हुआ। लेकिन जो पहली लाइन है वो बताती है कि इस शब्द को अरब के लोग इस्लाम के उदय से पहले जानते थे और यही बात शंकराचार्य कह रहे हैं। खैर, ये तो भारतीय संस्कृति कोश है जो हमने आपको दिखाया। इसके अलावा वृहत समांतर कोश भी हम लोग लेकर आए हैं। अरविंद कुमार की है और उनकी सहायिका है कुसुम कुमार, जिन्होंने इसको तैयार किया है। और इसमें हमने अल्लाह शब्द का अर्थ जब ढूंढा
तो देखिए यहां पर ये अल्लाह शब्द का यहां पर जिक्र किया गया है और इसमें ईश्वर और ईश्वर सूची ये बताया गया अल्लाह शब्द का जिक्र करके। इसके अलावा एक और हमने इसी तरीके से शब्दकोश को तलाशने की कोशिश की, उसमें अल्लाह शब्द का मतलब क्या बताया गया है, और ये है उर्दू हिंदी शब्दकोश मोहम्मद मुस्तफ़ा खां मद्दाह की ये शब्दकोश है। और इसमें जब हम जाते हैं तो देखिए इसमें जो लिखा हुआ है अल्लाह को लेकर के वो भी आपके सामने हम रख देते हैं, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। लेकिन आज जो शंकराचार्य ने कहा उसके बाद से एक नए विमर्श, एक नए विवाद भी इसके साथ शुरू हुआ है। और इसमें जब हम जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि अल्लाह शब्द के बारे में यहाँ पर जो देखिए ये लिखा हुआ है, और इसमें भी जो जिक्र किया गया है वो ईश्वर और परमात्मा खुदा, अल्लाह शब्द का मतलब ये बताया गया है। यानी कि 3 ऐसे शब्दकोश हमने सामने रखे आपके, जिसमें 2 में ईश्वर बताया गया और एक जो महत्वपूर्ण बात ये थी भारतीय संस्कृति कोश, जो कि बताती है कि अल्लाह शब्द इस्लाम से पहले है, ये उसमें बताया गया है, लोग उसके बारे में जानते थे। तो आप कह सकते हैं कि अल्लाह और संस्कृत वाले इस विवाद में अब तक सब कुछ दावों पर ही आधारित है। इसका पूरा सच जानने के लिए और गहन अध्ययन की ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा कि अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके की रिसर्च और इस शब्द की व्याख्या की गई है। और हमें देश के तमाम बुद्धिजीवियों, इतिहासकारों और धर्म के जानकारों से उम्मीद है कि वो प्रकाश डालने के लिए इस विषय पर और भी रिसर्च करेंगे। शंकराचार्य ने अपने बयान में संस्कृत भाषा और उसके शब्द सामर्थ्य का जिक्र किया और मौजूदा विवाद की आड़ में संस्कृत की सत्ता पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं। इसलिए आज संस्कृत की सत्ता को देखना, समझना भी आपके लिए ज़रूरी है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे आप भारत की सॉफ्ट पावर भी कह सकते हैं। मौजूदा वक्त में अंग्रेजी के आंधी के बीच भी संस्कृत भाषा अपने सम्मान के साथ खड़ी है, और इसकी वजह भी समझिए। संस्कृत में दुनिया की किसी भी भाषा से ज़्यादा शब्द हैं। संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 97% भाषाओं के शब्द या तो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं या फिर इससे प्रभावित हैं। 97% भाषा। 1985 में नासा के एक वैज्ञानिक रिक ब्रिक्स ने एक रिसर्च पेपर में संस्कृत को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए भी कारगर भाषा बताया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि लंदन, आयरलैंड के कई स्कूलों में संस्कृत अनिवार्य विषय है, जबकि 17 देशों की कम से कम एक यूनिवर्सिटी में संस्कृत भाषा पढ़ाई जाती है। इसके अलावा चीन, तिब्बत, थाईलैंड की भाषाओं में संस्कृत से मिलते जुलते शब्द हैं। तो संस्कृत भाषा कैसे भारत के लिए एक ग्लोबल शक्ति है वो भी देखिए। किसी चीज या किसी भाषा को जाहिर करने के लिए अंग्रेजी की डिक्शनरी में जहां कुछ ही शब्द मौजूद होते हैं, वहीं संस्कृत का शब्दकोश भाषा का समंदर है। जैसे सिर्फ हाथी के लिए संस्कृत में 100 से ज्यादा पर्यायवाची मौजूद हैं। प्यार शब्द के लिए संस्कृत की डिक्शनरी में 96 पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह पानी के लिए संस्कृत के शब्दकोश में 70 पर्यायवाची शब्द हैं, और टू गो यानी जाने के लिए 122 से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अब संस्कृत की मजबूत और अटूट सत्ता को समझाने के लिए हम आपको एक वीडियो भी दिखाते हैं। यह वीडियो बिहार कांग्रेस के विधायक शकील अहमद खान का है, जब उन्होंने नवंबर 2020 में चुनाव जीतने के लिए विधानसभा में चुनाव जीतने के बाद विधानसभा में संस्कृत में शपथ ली थी। ग्रह तुमील धतुष्म तथा तस कत्यामिनी सदा पूर्वक निर्वक्ष्यामि। इतिहास के पन्नों में नवंबर 2020 की वो तारीख भी दर्ज है जब संस्कृत की शक्ति का एक प्रमाण 7 समंदर पार यानी न्यूजीलैंड से आया था। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा ने वहां की संसद के अंदर संस्कृत में शपथ ली थी। अहम गौरव शर्मा सत्यनिष्ठतया शुद्धाकरणेन वास्तविकतया च घोषयामि निश्चितं करोमि च यत् विधेयानुसारं महामहिम महाराज्ञा
एलिजाबेथ द्वितीया तस्या अनुवर्तिनाम् उत्तराधिकारिणां च प्रति अहं विश्वसनीय निष्ठावान च भविष्यामि। और अब नजरिया 9। अब अल्लाह और संस्कृत पर शुरू हुए नए विवाद पर नजरिया 9 हम आपको बता देते हैं। धार्मिक मामलों पर टिप्पणी करने के बजाय हमने आज न्यूज मित्रों के सामने सिर्फ तथ्यों को रख दिया है। लेकिन एक बात सच है कि हर धर्म का अपना एक इतिहास है, हर धर्म से जुड़ी एक सांस्कृतिक विरासत है जिसे छेड़ना खतरनाक हो सकता है। इसलिए धर्म युद्ध में एक धर्म को दूसरे धर्म से बेहतर साबित करने की कोशिश सिर्फ विवादों को ही जन्म देगी। सबको हमारी सलाह है कि इस कोशिश से बचें, क्योंकि धर्म की इस जंग में असल मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। सत्ता में कल हमने आपको बताया था कि 2.5 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार किसी तरह दिल्ली में मेयर का चुनाव हो पाया। दिल्ली को नया मेयर मिल गया। दिल्ली के जिस सिविक सेंटर में दिन में यह चुनाव संपन्न हुआ वो तस्वीर काफी अच्छी थी। दिन में सिविक सेंटर लोकतंत्र का मंदिर दिख रहा था, लेकिन शाम होते होते यही सिविक सेंटर एक प्रोफेशनल फाइट क्लब में तब्दील हो गया, जहां बिना किसी भेदभाव के हर नेता अपने अपने सामर्थ्य से, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, हर किसी ने धक्का देने, मुक्का चलाने, बाल खींचने, बोतल फेंकने, चप्पल फेंकने और हंगामा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दिल्ली वालों को अपने नेताओं की इन क्षमताओं का पता कल रात को ही लग पाया। पहले शायद उन्होंने अपने नेताओं के ऐसे एक्शन सीन कभी नहीं देखे होंगे। इसलिए आज हमने इन मुक्केबाज नेताओं पर सत्ता की कुंजी तैयार की है, जिसे देखकर ये फाइटर नेता थोड़े शर्मिंदा हो जाएंगे। नेताओं की ये फाइट कल रात कुछ देर से शुरू हुई, इसलिए कई लोग सो चुके होंगे, उन्होंने इसे मिस कर दिया होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले आप इन नेताओं की ये एक्शन रील देखिए, फिर सत्ता की कुंजी खोलेंगे और सत्ता की वर्कशॉप में इनकी मरम्मत करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली वालों को यह दृश्य देखकर काफी रोमांच आया होगा, थोड़ी शर्म भी आई होगी कि उन्होंने कैसे कैसे लोगों को लाइन में लगकर वोट दिया, कैसे लोगों को चुना जो जनता के लिए नीतियां बनाने के बदले गली के गुंडों की तरह लड़ाई लड़ने। और खास बात यह कि लड़ने में किसी तरीके का लैंगिक भेदभाव भी नहीं है। पुरुष पार्षदों की तरह महिला पार्षद भी जोर लगाकर लड़ाई लड़ रही हैं। बाल खींचने, धक्का देने और मुक्के चलाने में वो भी पीछे नहीं है। कल के हंगामे के बाद आज की तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में आप और बीजेपी दोनों की महिला पार्षद हैं, एक दूसरे को धक्का दे रही हैं। कभी कोई पक्ष गिर रहा है तो कभी कोई पक्ष भारी पड़ रहा है, लेकिन हौसला दोनों पक्षों ने बराबर दिखाया। और जब ये सब हो रहा था तो आसपास खड़े पुरुष पार्षद सिर्फ देख रहे थे, क्योंकि अगली बारी उनकी थी। वैसे तो नगर निगम के पार्षदों का मुख्य काम नालियों की सफाई करवाना, पानी की समस्या दूर करवाना, गलियों की सफाई करना, सड़कों का निर्माण कराना, राशन कार्ड बनवाना, स्ट्रीट लाइट लगवाना जैसे कामों के लिए इनको चुना जाता है। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि इसमें से किसी को भी अपने काम की जानकारी है। कल दिल्ली नगर निगम के सिविक सेंटर में जो कुछ हुआ उसे आप नेताओं का वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट भी कह सकते हैं। जिस तरह से WWE में फाइटर एक दूसरे को पीटते हैं, उठा कर पटकते हैं, यहां भी ऐसी ही तस्वीरें थी। अच्छा होता कि सिविक सेंटर में नेताओं के इस WWE को देखने के लिए टिकट चार्ज किया जाता, आम लोगों के बैठने की व्यवस्था कर दी जाती, कुछ स्नैक्स और चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक्स की भी व्यवस्था कर देते, तो दिल्ली नगर निगम को इससे कुछ कमाई हो जाती और महंगाई सहित तमाम समस्याओं से परेशान जनता का थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट भी हो जाता। अब एक दूसरे पर मुक्के बरसाने वाले नेताओं की महानता भी देखिए। कोई भी दल
कोई भी नेता मार धाड़ एक्शन से भरपूर इन एक्शन सीन का क्रेडिट लेने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को इसके लिए क्रेडिट दे रही हैं, कह रहे हैं कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं, विरोधियों ने किया जो कुछ भी किया। लेकिन इस मारधाड़ के जनक कौन लोग थे, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए सिविक सेंटर में हंगामे की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। कल जैसे ही मेयर और उपमेयर का चुनाव खत्म हुआ, नगर निगम में स्थायी समिति के सदस्यों को चुनाव का ऐलान कर दिया गया। वोटिंग शुरू हुई तो पार्षद मोबाइल लेकर वोट देने जा रहे थे और वोट देने के बाद बैलेट पेपर की फोटो खींच रहे थे। बीजेपी ने मोबाइल लेकर वोट देने का विरोध किया और हंगामा शुरू हो गया। कुछ देर के हंगामे के बाद मेयर ने वोटिंग के दौरान मोबाइल बैन कर दिया। इस पर बीजेपी पार्षद ये मांग करने लगे कि पहले से जिन लोगों ने मोबाइल लेकर वोट दिया है उसे रद्द कर दिया जाए और फिर से वोटिंग हो। इस मुद्दे पर कल से लेकर आज तक हंगामा होता रहा, जिस पर अलग अलग समय में एक्शन सीन्स भी देखने को मिले। कल से जारी एक्शन सीन पर आज कई नेताओं के राजनीतिक डायलॉग भी आए। दोनों ओर से एक दूसरे पर स्वाभाविक आरोप लगाए गए। दिल्ली की नई मेयर शैली ओबराय ने ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि जब मैं स्थायी समिति का चुनाव करा रही थी तब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बीजेपी पार्षदों ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की और गुंडागर्दी की हद यह है कि एक महिला मेयर पर हमला करने की कोशिश वो कर रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की हम बात कर रहे हैं उसमें वो आदेश था चुनाव कराने को लेकर के। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, ये बिल्कुल हैरान करने वाला और अस्वीकार्य है। बीजेपी की ओर से भी इस पर खूब बयानबाजी हुई। आपको बयानों की भी एक छोटी सी रील जरूर देखनी चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी में हार के डर से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हंगामा करते रहे, लड़ाई झगड़ा करते रहे, मारपीट करते रहे, मेयर के ऊपर भी हमला किया, बैलेट बॉक्स चुरा के भागने की कोशिश की गई। जो दृश्य आज पूरा देश देख रहा है वो मात्र संयोग नहीं है, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है और ये आम आदमी पार्टी के चरित्र में शामिल है। स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स ने बार बार टालने की कोशिश की। मोबाइल फोन के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई थी और 45-47 वोट डलने के बाद एकदम से उनके दिमाग में क्या बात आई और एकदम से उन्होंने मुद्दा उठा दिया। 50 लोगों के बाद वो ये हमें कहती है हाँ मेरे को अपनी गलती रियलाइज हो गई है, अब फोन अलाउड नहीं है। तो 50 वोट भी क्यों पड़ेंगे? वो 50 वोट वैलिड नहीं है, दे आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जब हम ये कहते हैं वो लोग हमें मारते हैं, भगाते हैं और जबरदस्ती वोटिंग कराने की कोशिश करते हैं। कुछ हुआ, लात घुसे चले, पानी की बोतल फेंकी बीजेपी के नेताओं ने, तो ये दिखाता है कि कितनी बुरी स्थिति हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को ये मानना चाहिए कि वो हार चुके हैं। अलाउ करके वो गलत काम कर रहे हैं तो ये तो उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कल जिस प्रकार का हंगामा, गुंडागर्दी का आचरण, कोई माइक तोड़ रहा है, कोई बैलेट बॉक्स लेके भाग रहा है, कोई बैलेट बॉक्स के अंदर स्याही डाल रहा है, कोई पानी डाल रहा है। तो इन तस्वीरों और बयानों के बाद वैसे तो कुछ कहने के लिए रह नहीं गया, लेकिन फिर भी नजरिया 9 हम आपको बता देते हैं। ये जो कहा जा सकता है वो बता देते हैं कि दिल्ली की जनता आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही होगी और सोच रही होगी कि क्या ऐसे ही लोगों के लिए लाइन में लगकर उन्होंने वोट डाले थे। वैसे दिल्ली के पार्षद तो जो कर रहे थे वो तो दुनिया देख रही है, लेकिन दिल्ली में मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच कितनी संवादहीनता है, इसका एक उदाहरण आज सबको तब देखने को मिला जब सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और लिखा कि दिल्ली में पिछले 1 साल में कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। ये जानकर अच्छा लगा कि एलजी साहिब ने आखिरकार कानून व्यवस्था पर मीटिंग ली। एलजी साहिब को कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी मीटिंग जल्दी जल्दी करवानी चाहिए। इस पर एलजी ने भी ट्विटर पर ही जवाब दिया। मुख्यमंत्री जी को जानकर खुशी होगी कि मैं हर सप्ताह पुलिस आयुक्त, विशेष आयुक्तों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करता हूं। चुनौतियों के बावजूद दिल्ली पुलिस सराहनीय कार्य कर रही है।
इस पर भी अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया और लिखा कि मुझे आश्चर्य है कि आप दिल्ली की कानून व्यवस्था से संतुष्ट हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग दोनों ये क्या कर रहे हैं, इस बात से ज्यादा जरूरी ये समझना है कि दोनों नेताओं के बीच इस तरह का संवाद सोशल मीडिया पर हो रहा है। सोचिए, जिस दिल्ली में इसी साल सितंबर में दुनिया के 20 सबसे विकसित लोकतांत्रिक देशों के राष्ट्राध्यक्ष बैठक करने वाले हैं, वहां के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर इस तरह से संवाद कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि ऐसे संवाद के जरिए दिल्ली बेहतर कैसे बने। तो दिल्ली नगर निगम के तेजस्वी पार्षदों के बाद अब बात कांग्रेस के नेताओं की, जिन्हें आज दिल्ली एयरपोर्ट के रनवे के करीब विमान के पास ही धरने पर बैठना पड़ा। वैसे तो आपने अब तक गांधी जी की मूर्तियों के पास होने वाले धरने देखे होंगे, रेल की पटरियों पर होने वाले धरने देखे होंगे, सड़क पर ट्रैक्टर लगाकर होने वाले धरने देखे होंगे, लेकिन आज कांग्रेस नेताओं को दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर रनवे के करीब ही धरना स्थल बनाना पड़ा। सोचिए कि एक विमान जिसमें करीब 232 लोग सवार थे और वो करीब 4.5 घंटे तक रनवे पर उड़ान भरने के लिए खड़ा रहा और वहां पर कांग्रेस नेताओं का धरना चलता रहा। यह धरना था कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की गिरफ्तारी को लेकर। दरअसल कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने के दौरान उनके मिडिल नेम पर व्यंग्यात्मक लहजे में बदल दिया था उसको। हालांकि कुछ ही पलों में उन्होंने पीएम मोदी का सही नाम भी ले लिया था। गुजरात में पिता का नाम मिडिल नेम की तरह इस्तेमाल होता है। इस मामले में पवन खेड़ा के खिलाफ कई राज्यों पर कई जगहों पर मामला दर्ज भी कर लिया गया। इस दौरान आज पवन खेड़ा कांग्रेस के 85वें अधिवेशन में शामिल होने के लिए रायपुर जा रहे थे, तभी उन्हें विमान से उतार लिया गया। थोड़ी ही देर बाद वहां पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और पवन खेड़ा को हिरासत में ले लिया गया। पवन खेड़ा के साथ विमान में मौजूद उनके साथियों के लिए ये हैरान करने वाली बात थी। पवन खेड़ा की इस तरह से गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस नेता वहीं रनवे के करीब में धरने पर बैठ गए, जिसके कारण कई घंटों तक विमान उड़ान नहीं भर पाया। रनवे और उसके आसपास का इलाका बेहद संवेदनशील होता है, एक हाई सिक्योरिटी जोन होता है। वहां कैसे पॉलिटिकल धरने की नौबत आ गई, उस पर पहले एक रील देखिए, फिर आपको पूरी खबर डिटेल में दिखाएंगे। आपका सामान दिखवाना है, मैंने कहा मेरे पास सामान है ही नहीं, हैंडबैग है। बोले नहीं, इस बार आप आइए। नीचे आया तो कहा कि आप नहीं जा सकते, अभी डीसीपी आएंगे आपसे मिलने। उसने डिटेंशन ऑर्डर जो आपको दिया होगा, रिक्वेस्ट टू अरेस्ट समबडी देगा। Immediately we will hand him over in 1 second. Let's not commit illegality. पवन खेड़ा जी को आकर बोला गया कि इनका बैग कुछ एक्सचेंज हो गया है और इसलिए उनको उतारा जा रहा है। जब ये नीचे उतरे तो यहाँ पे पता चला कि डीसीपी ने इनको डीप्लेन किया है और कोई नोटिस सर्व करने की बात है। हमारा सवाल ये है कि ये किसके ऑर्डर से हो रहा है, क्यों हो रहा है। पुलिस आई और कहा कि असम पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज की है, तो हमने कहा कि आप गिरफ्तार कर लीजिए, प्रोडक्शन वारंट मजिस्ट्रेट का दीजिए या गिरफ्तारी का लिखित ऑर्डर दीजिए। ना वो एफआईआर देते, ना मजिस्ट्रेट का प्रोडक्शन वारंट उनके पास है। अभी देखते हैं, ये लंबी लड़ाई है, लड़ने को तैयार है। तो एयरपोर्ट पर इस हंगामे के बाद असम पुलिस ने कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को अपनी कस्टडी में ले लिया, जिसके विरोध में पवन खेड़ा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए याचिका दायर की, जिसके बाद 3 बजे इस पर सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिस कोर्ट में पवन खेड़ा को पेश किया जाएगा वहां से उन्हें जमानत दे दी जाए, जिसके बाद द्वारका कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
लेकिन कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ ये समझना आज बहुत ज्यादा जरूरी है। कोर्ट में पवन खेड़ा का पक्ष रखते हुए उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि पवन खेड़ा छत्तीसगढ़ जाने वाली फ्लाइट में सवार हो रहे थे, उन्हें इस तरह गिरफ्तार किया गया। वो पहले ही कह चुके हैं कि उनकी जुबान फिसल गई। राजनीतिक बयान या भाषण के लिए 153A कैसे लगा सकते हैं? इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भाटी से पूछा कि आप हमें बताएं क्या प्रथम दृष्टया ये 153A का मामला बनता है। इस पर एएसजी जनरल भाटी ने कहा कि जिस तरह से बयान दिया गया है वो गलत है। ये 2 बार देश के विधिवत चुने गए प्रधानमंत्री के खिलाफ अनादर को दर्शाता है। आगे एएसजी भाटी ने कहा कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखना तो होगा। ये प्रधानमंत्री के खिलाफ असंतोष भड़काने के लिए की गई अपमानजनक टिप्पणी है। आखिर वो देश के विधिवत निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं। इस पर सिंघवी ने कहा कि पवन खेड़ा ने माफी मांग ली है, वो इसे सही नहीं ठहरा रहे हैं, लेकिन 3 अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज कर जानबूझकर परेशान करने की कोशिश हो रही है। इसके बाद वीडियो फिर से दिखाया गया जिस पर एएसजी भाटी ने कहा कि आप इनके चेहरे के हाव भाव और चारों ओर हंसी मजाक देख सकते हैं। इस पर सिंघवी ने कहा इस देश में बोलने की आज़ादी है, इसकी परिकल्पना अंडे के छिलके जैसी पतली नहीं है बल्कि बहुत मजबूत है। इस पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सारी एफआईआर्स को एक साथ जोड़ने के लिए कहा और यह भी कहा कि डॉक्टर सिंघवी के अनुसार याचिकाकर्ता बिना शर्त माफी मांग चुका है। उनका उद्देश्य किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। हालांकि आखिर में उन्होंने गंभीर टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि सार्वजनिक विमर्श का कुछ तो स्तर होना चाहिए। पवन खेड़ा को आज ही गिरफ्तार किया गया और आज ही कोर्ट से जमानत भी मिल गई, लेकिन 5 घंटे के इस राजनीतिक और कोर्ट रूम एक्शन पर जमकर राजनीति हुई। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से जबरदस्त सियासी हमले हुए। सरकार को ये लगता है कि सरकार के खिलाफ कोई बात है या उनके सरकार से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ, तो ये मुकदमे दर्ज करते हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता के साथ किया है, ये निंदनीय है, दुखद है। जो भी कार्रवाई होती है वो देश के संविधान और कानून के तहत होती और किसी भी व्यक्ति को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो देश के कानून से ऊपर। पहले आप अमर्यादित भाषा बोलेंगे, ये ओछी घटिया राजनीति केवल कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। आज का टाइम खत्म हो गया। जाते जाते सभी न्यूज मित्रों से न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और खबरों को लेकर अपनी राय हमें व्हाट्सएप जरूर करें।